जोहार गे साबिन इटाकर के बान विरोधी संघ रे तमाम पदाधिकारी को तिसिंग वर्तमान रे अब भारत दिसुम रे एसु ज्वलंत मुद्दा तिंगुए केने ओकना ची वन नेशन वन इलेक्शन मेंतिया मुद्दा रे तिसिंग जगह जपकर अब आधार नची इटाकर के बान विरोधी संघ ने निमित्तेंग इचा ढंत प्रभावित एरिया रे लगातार जमीनी स्तर किन पार्टी तना ओकंतार ऐतिहासिक को रेयो तना इन लोते के देश या संविधान रे ओकंता खतरा हुआ तना चियो लोकसभा रिया खतरा हुआ तना विधानसभा रिया खतरा हुआ तना इन विषयों लगातार जमीनी स्तर पर इचा करके बान विरोधी संगे पार्टी तना ललके तेकिन अबुची मुसिंगे दिन रे तमार क्षेत्र रे आदिवासी को लोते कोन लिकाना शोषण को हुबांतना ची अत्याचारिया को रेपे को हुबांतना नेन विषयो अकिन एसु बुगिन विचार को किन एमके तेकिन अंडो नेन रियो किन शामिल लेन तेकिन अंडो तिसिंग ओंडो मिसे इचा करके बान विरोधी संघ रे न सबिन पदाधिकारी को हो समाज लाइव पाते आपे मन को इलादारा मिना ओंडो सावतरे अलिलोते मस्कल नियोजो मिना किने इन पाते आपे मन को ऐसु पूरे ते इलादारा मिना नेन मितेंगा अबुए सामना रे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगिते इचा करके बान विरोधी संघ रे उपाध्यक्ष श्री रियान समार्थिकिन ऐसु पूरे इलादारा अंडो इन लोतेगे अबुए इचा करके बान विरोधी संघ रे सचिव तिकिन मिना किने हिरला सुरेश सोयदा तिकिन अकिनो ऐसु पूरे इलादारा और समाज लाइव रे मस्कल नहीं रे अंडो इन लोते अबुए मीडिया प्रभारी हिरला रविंद्र आल्दा तिकिन अकिनो मारे ऐसु पूरे अबिनो इलादारा इन लोते तिकिन मिना किने हिरला गुलिया कलुडिया तिकिन अबिनो के मारे ऐसु पूरे जुआ लोते सबिन को के ऐसु पूरे ते इलादारा तिसिंगे मुद्दा ऐसु गोनों किया एंते चिकिची नन वर्तमान रे अब देश से सभी को तो ज्वलंत मुद्दा तिंगो के ने आलिंग काजी के लेका एक राष्ट्र एक चुनाव मेंतिया नन बिसार तिसिंगबु उसल बिसार तनबु चिरगेलिया और पा मस्कल न्यूज रिपोर्टर पाली उसकुलता और सभी को ते पहला सवाल नेना तनाची ना ओकोना ज्वलंत मुद्दा किन जगह केड़ा एक राष्ट्र एक चुनाव निना चीना में दूर करा निना रे समर्थन रे ओडो विपक्ष रे एसुपुरे तनगा प्रतिक्रिया हुजू तना निर्वाचन आयोग स्वयं निना का जितना ची चुनाव प्रणाली रे बदलाव दूर करा सभी प्रकार के चुनाव लोकसभा विधानसभा नगर पालिका पंचायत चुनाव एक साथ एक समय रे हुआ त्या दूर करा नेन रे चिकन प्रतिक्रिया मिना सबन को जोहार सबको मैं नमन करता हूं। सही मायने में आज के समय में जो चुनौतियां हमारे सामने वन नेशन वन इलेक्शन यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। इससे पैसों का खर्चा या भ्रष्टाचार का खर्चा या 29 राज्यों में जब एक चुनाव होती है विधानसभा की चुनाव या लोकसभा की चुनाव होती है तो क्योंकि ये स्टेज बाय स्टेज होती है उसके कारण पता चला कि भाई 3 महीना यदि सरकारें बनती है किसी राज्य में तब तक लोकसभा का चुनाव किसी राज्य में होना शुरू होता है या तो विधानसभा का चुनाव किसी अन्य राज्यों में हुआ रहता है। उसके चलते प्रशासन पर या सरकारों पर जो क्रियाकलाप हैं जो योजनाएं हैं उस पर प्रभाव होना लगता है, ऐसे महसूस होता है। और सही मायने में आज के समय में यदि हम देखें वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से लोगों की देखा जाए तो सही लगता है, परंतु हमको ये समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद क्या है। क्योंकि भारत का संविधान में जो अंगीकृत है, हमारा अंगीकृत है संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो संविधान का उद्देशिका में निहित है, इसी उद्देश्य के लिए हर चीजें चलती है। कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका का गठन होता है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन करने से ये जो हमारा संविधान का मकसद ये पूरा होता है, हमको ये देखना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ संविधान में या इलेक्शन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है अगर होता है। लेकिन देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री से लेके विधायिका में जो मंत्रिमंडल है इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। 1947 से आज हम 2024 में पहुंचे, यानी आजादी का 78 इयर्स, और 2047 में हम 100 साल पूरा करेंगे। मतलब आजादी का 100 साल, और आजादी का इस 100 साल का 78 ईयर में हम वन नेशन वन इलेक्शन का बात कर रहे हैं। लेकिन देश के सामने क्या चुनौती है? देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहां आज के समय में यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखेंगे आप, मतलब भूखमरी की समस्या देश में पूरे विश्व में, भारत की रैंकिंग
पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग 125 देशों में 111 स्थान पर। कितनी भयावह स्थिति है हमारे इस देश की। भूखमरी, लोगों को 2 वक्त का रोजी रोटी नहीं मिलता है, कुपोषण की समस्या, यह सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा एक है बेरोजगारी सूचकांक में आपकी रैंकिंग क्या है भारत की पूरा विश्व में। तब आप वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में आप बात कीजिए, पहले आपके देश में समस्या क्या है संविधान के रहते हुए। तो वन नेशन वन इलेक्शन में बेरोजगारी की सूचकांक में आपका रैंकिंग क्या है, गरीबी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, आपको समझना होगा। गरीबी, पूरा गरीब है वहां। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की रैंकिंग में यदि यहां पर 170 देशों का निकाला गया आंकड़ा, उसमें आप 148 के स्थान पर आप हैं, जहां पर आपका आर्थिक असमानता, मतलब यहां पर पैसों की कमी है लोगों के पास में। कोई बहुत अमीर हो गया है, कोई बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि 10 रुपए 20 रुपए भी नहीं कमा सकते। यह है असमानता। जबकि संविधान में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें हो रही है। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा उत्पीड़न, महिला सुरक्षा उत्पीड़न में टॉप 10 देशों में यह आता है भारत कि सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न सबसे ज्यादा भारत के साथ साथ विश्व का 10 देश में हमारा ये देश आता है। दूसरा, वायुमंडल प्रदूषण के मामले में, वायुमंडल प्रदूषण के मामले में भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र सूचकांक, ये लोकतंत्र सूचकांक में ये त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा गया इस देश को। क्यों? क्योंकि एक बार किसी जनता यदि किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो 5 साल तक वो नहीं देखती है, पूछने भी नहीं आती है। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र का जो मकसद है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, तो लेकिन महसूस ऐसा नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले चुनाव होता है, उस समय आपके प्रणाम करने, जोहार करने नेता आएगा। लेकिन 5 साल पूरा होने से केवल 6 महीना बाद ही वो लोग योजनाओं को लाता है, पूछता है आपसे, भाई इलेक्शन आ रहा है। दूसरा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स आपके ऊपर हावी होता है। क्योंकि लोकतंत्र में संविधान के अनुसार जनता मालिक है लोकतंत्र का, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स उसके हावी होता है। यानी पुलिस प्रशासन से लेके उसका जो ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाही, जिसको लोक सेवक बोलते हैं, वो आपके ऊपर डंडा भी मारती है, आपके ऊपर शोषण भी करती है, लेकिन रुपए पैसे टैक्स के द्वारा उन्हीं को आप, लेकिन आम जनता जो है ना गरीब है। तो ऐसा भयावह स्थिति में एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन की औचित्य क्या है आज के समय में? इतनी बड़ी समस्याओं के होते हुए, जहां पर सूचकांक को देखिए, हम लोग का नहीं है, आप ग्लोबल इंडेक्स में देखिए, ये भयावह स्थिति है। ऐसा स्थिति में वन नेशन और वन इलेक्शन की वर्तमान समय में जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। अच्छा साहब, नेबन आजादी ते 78 साल बाद रे ऐसो पूरे ना समस्या रे आची चुनौती रे आबेन जिक्र केडा, ऐसो पूरे चर्चा केडा। इंदो नेन रे कारण तो चिना तना ओको तोरन रे दोषी दो अबिना राय नेरे चिलके बेन अदे चिलके बेन नेले अबिना लेकाते। ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि संविधान सभा में जो लोग गए थे उस समय, आज के समय जितने पढ़े लिखे लोग हैं उससे तो ज्यादा नहीं है, संख्या में कम है। उस समय पढ़े लिटरेचर लेवल उस समय 1947 से बहुत ज्यादा नहीं था। आज कई लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स में भी, आईएएस डीएसपी लेवल का जो भी है ब्यूरोक्रेट्स में, सेक्रेटरीट लेवल में भी, वो लोग भी उस समय के पूर्वजों से ज्यादा पढ़े लिखे आज के समय में है। लेकिन उन्होंने जो कानून बनाया बेहतरीन बनाया, लेकिन दोषपूर्ण साबित हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जो काम करना चाहिए संविधान के अनुसार, इस संविधान के अनुसार से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वो संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन तंत्र संचालित नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी यहां है। शासन तंत्र संचालन का मतलब होता है कि मौलिक अधिकारों को बिना न्यून किए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो 37 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स दिए गए, उनका पालन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को संघ सूची पर, राज्य सूची पर और समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाना होता है। लेकिन यहीं पर कानून तो बनती है, परियोजनाएं बनती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यून करते हुए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करते हुए। क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा है, राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। और न्यायपालिका जैसी होनी चाहिए वैसा आज नहीं है। विधि के समझ समता की हम बातें करते हैं,
लेकिन न्यायपालिका में वो नजर नहीं आता। नजर भी आनी चाहिए। क्यों? जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें बेल मिल जाता है, उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई गरीब है, वहां पर न्यायपालिका में वो मतलब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पिताजी ने यदि केस लड़ा था, उसका बेटा भी उसी केस को लड़ता है। यदि छोटा सा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, या कोई मुर्गी चोरी के लिए किया गया, या कोई पेड़ को काटा गया, पेड़ों का विवाद हुआ दो भाइयों के बीच में, उन दो भाइयों के बीच में आज जेल के सलाखों के पीछे छोटी छोटी। लेकिन जो अरबों खरबों का लूट करता है, या कोई हत्या करता है, कोई बलात्कार करता है, वो एक निश्चित अमाउंट फीस दे करके, एक दंड स्वरूप दे करके वो बेल से बाहर निकलता है। लेकिन गरीब जो लोग हैं, तो विधि के समझ समता का कहां हुआ? न्यायिक व्यवस्था वैसा नहीं है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में भी जो लोग बैठे हैं वो लोग मूल 101 हैं, वो भी जनता के द्वारा उन्हें टैक्स मिलता है। लेकिन वो जनता के प्रति उतना वफादार नहीं होते हैं जो गरीब लोगों के प्रति। अमीर लोगों के लिए तो एक से एक वकील मिलेंगे, एक से एक जज मिलेंगे, लेकिन गरीबों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए कोई जज सामने नहीं आता है बिना फीस का, और ना ही वकील आता है। इसीलिए ये तीनों चीजों में आज 78 साल में थोड़ी कमी हुई है, तो इसको सुधार करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि वर्तमान में जो चुनाव प्रणाली है, क्या ये दोषपूर्ण नहीं है? चिनानिना नेनरियो ऐसे पूरे दूसरे बिना इन्हें तो जो नामतिया चुनाव प्रणाली ना हो जो उतना वन इलेक्शन वन नेशन निना ऐसे पूरे समस्या रे समाधान हुआ इन्हें तो विरोध चिना में हो बंदना। देखिए, सही मायने में यदि वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करें, क्योंकि संसद को पावर है, एक निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है संविधान के आर्टिकल्स में वो सूचीबद्ध है। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं उसमें। उसको कानून बनाने का, निर्वाचन से संबंधित बनाने का उसको पूर्ण अधिकार है। उसके लिए निर्वाचन आयोग का गठन होता है। और संघ सूची में 72 क्रम संख्या है, जिसमें लोकसभा या संसद या राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का उसको अधिकार है। निसंदेह इस पर कानून बनाया जा सकता है। और राज्य सूची में जो राज्य सरकार को है 37 सब्जेक्ट है, जिसमें विधानसभा से संबंधित कानूनों को बनाना होता है। यदि वन नेशन और वन इलेक्शन का हम बात करें, तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचा, जो राज्यों और संसदों के बीच, लोकसभा के बीच जो संघीय ढांचा का है, इस पर हमला हो सकता है, त्रुटिपूर्ण हो सकता है। और जहां तक सुधार की जो बातें हैं, तो सुधार हम किसके लिए कर रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का पक्ष में यह रखा जा रहा है कि एक साथ होने से पैसा का कमी होगा, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार करने में सुविधाएं होंगी, जनता को भी समय बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, बहुत सारा कामों का सहूलियत होगा, पैसा बचेगा। रीजन ये है। लेकिन हमारा जो निर्वाचन का मतलब क्या राजनीतिक दलों को सुविधाएं देना है? सवाल ये है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स को जो आने जाने में जो उनको परेशानियां हो रही हैं, क्या हमारा जो लोकतंत्र है, वन राष्ट्र एक नेशन वन इलेक्शन जो हम बात कर रहे हैं, क्या जनप्रतिनिधियों को हम सुविधाएं देने के लिए, क्या लोक सेवकों को यानी ब्यूरोक्रेट को सुख सुविधाओं के लिए हम दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन? ये जिम्मेदारी होता है जनता को तय करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन। कई न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि 68 या 70 आसपास राजनीतिक दलों से चर्चाएं की गई है। तो क्या देश राजनीतिक दलों का है? जनता से पूछा ही नहीं। तो जनता से इन्होंने क्यों नहीं पूछा है? तो वोट उसी हम लोग से मांगता। आप हमसे वोट लेते हो क्योंकि सत्ता पावर्स हमारे पास है, लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है, आप राजनीतिक दलों से चर्चाएं करती है। राजनीतिक दलों तो सत्ता के लिए लड़ती है, उनको देश में क्या होता है उससे वो इसको मतलब नहीं है, इनको सत्ता तक हम कैसे पहुंचे उसके लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन से यदि चुनाव होना है आज के समय में, तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं प्रतीत होता है, ऐसा लगता है इन 78 ईयर्स में। लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए। क्योंकि आज हम गरीब हैं, लेकिन अमीर कहां है? उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, विधायक हैं, संसद है, अरबपति करोड़पति हो गए। दूसरा जो हमारा टैक्स से हमारा सेवक है, लोक सेवक है, ब्यूरोक्रेट से वो हो गया। लेकिन आम जनता आज हम गरीब हैं। निसंदेह इसमें कई दोषपूर्ण है। कहां किस
बात पर होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, निसंदेह इसमें त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण इसीलिए हम कहेंगे, एक विधायक को आप यदि 5 साल के इलेक्शन कर देते हैं, चुनाव के समय में बड़ी बड़ी अच्छी घोषणाएं करेंगे, लेकिन 5 साल पूरा होने तक आपके पास नहीं आता है दोबारा, केवल रोड पुल पुलिया दिखाता है, लेकिन कानून बनाता नहीं है। आप उनको वापस भी नहीं बुला सकते हो, आप गुस्से हो गए हो, करप्ट हो गया है, लेकिन आप जनता उसको वापस बुलाने का अधिकार भी नहीं है। दोषपूर्ण तो है भाई, हमने उसको चुना है तो वापस बुलाने का अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं करता। 5 साल बाद जैसे 6 महीना पूरा होता है, 6 महीना के आसपास में फिर से आता है, हमको इस बार फिर आप वोट दीजिए, आपकी सारी वादाएं सारी तकलीफें। तो ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये जनप्रतिनिधिक सिस्टम है। इसीलिए इसमें त्रुटियां हैं और इसमें सुधार भी हो सकता है। चिल्के नेन मंत्रिमंडल नेन बिल पास ना एना जोकालिका तिसिंग को समाज लाइव रे नेलतान दर्शक को मस्कल न्यूज रे नेलतान दर्शक को ताय जोकालिका चिरगे लगलिंग जगर बुची नेन रिया हनल जरूर तिसिंग नेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी ते हनल एमोतना चिकेची नेन रिया नेन मुद्दा एसु उसाल विसाल गया इना मेनते जोकालिका सातिंगे चबु हनल सुमजाव चबु देश व्यापी ने मुद्दा तना इनाते तिसिंग हिंदी ते काजी ओतना जालिका आलोचे बुदु कुंचा saya bondo joko lika air pa linya ponosan aben ta te chilke ke nan बिल पास है ना मंत्रिमंडल रे इन लोग के अलग अलग इपेन इपेन राजनीतिक पार्टी को चिलके ची जामु मो राजा तो भाजपा मिल लिखा इपेन इपेन राजनीतिक पार्टी को अपन अपना पक्ष कर किया था ओकोय में तना ची ओकोन राजनीतिक पार्टी में तना ची ना तो सांगी ढांचा रे हमला ओकोन राजनीतिक पार्टी में तना ची ना तो राज्यों रे स्वास्थ्य चितर हमला ओकोय में लोकतंत्र विरोधी में लिखना और ओकोन ओकोन राजनीति को मैंने तना ची ना तो ऐतिहासिक कदम तना में लिखना इन रे तो नेन अविनाश केन रहा तना। देखिए, संघीय ढांचा का जहां तक बातें हैं, संघीय ढांचा का मतलब विधि बनाने से संबंधित, ये संविधान का 225 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में संघीय ढांचा का निर्धारण हुआ। संघ सूची पर कौन बनाएगा, राज्य सूची पर कौन बनाएगा और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, यह है संघीय ढांचा। तो वर्तमान समय में संघ सूची का 72 विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल को चुनाव कराने का है। ऐसा स्थिति में संघ को पूरा पावर है कि भाई वो लोकसभा से संबंधित और राज्य विधानमंडल से संबंधित कानून बनाने का उसको अधिकार है। इसीलिए संघीय ढांचा पर हमला का बातें नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन यदि वो पंचायत की बातें आती और नगरपालिका चुनाव की बातें आती तो हम बोल सकते हैं कि यह राज्यों का निचले स्तर का मामला है, स्थानीय स्वशासन का मामला है, इसीलिए वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा का है तो उसके तहत आपका संघ को पावर है और राज्यों को भी पावर है 37 के तहत में। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र यानी संघ ने जो कानून बनाए उसी के तहत ही इसका इलेक्शन होना है। ऐसा स्थिति में यह कहना कि पूरी तरह की संघीय ढांचा का उल्लंघन है, पूरी तरह यह सच्चाई नहीं है। यह संघीय ढांचा का हमला पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी उनकी स्वायत्तता है इस संबंध में। दूसरा, ऐतिहासिक जो घटनाएं या कहा जा रहा है कि भाई अभूतपूर्व है, पहले ही मैंने कहा कि देश में जो समस्याएं हैं, क्या इस चुनाव से देश की 100 साल में हम उस लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे जैसे प्रधानमंत्री महोदय आज कहते हैं स्वर्णिम भारत हम बनाएंगे। आजादी का जब देश आजादी का 100 साल होगा तो हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे और एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आपके पास मात्र आज 2024 है, आपके पास मात्र कुछ साल बचा हुआ है, 22 साल बचा हुआ है। क्या 22 साल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स देश की स्थिति है, गरीबी में का जो सूचकांक है, बेरोजगारी का जो सूचकांक है, उत्पीड़न का जो सूचकांक है, आप 22 साल में कर देंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये जुमलाबाजी हो सकता है क्योंकि आज के समय 78 ईयर में आपने कुछ नहीं कर पाया, महिला शोषण पर कुछ नहीं कर पाया, स्वशासन पर नहीं बन पाया, तो 22 ईयर्स में आप कैसे कर लेंगे? 2047 तक में आप कैसे कर लेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक जिसमें आपने कहा है कि संघीय ढांचा बहुत सारे राजनीतिक दलों में, कुछ राजनीतिक दलों को तो समझना चाहिए कि संघीय ढांचा क्या होता है। खास करके मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से बात करूंगा। संघीय ढांचा का मतलब है स्वशासन की जो व्यवस्थाएं हैं इस संविधान में, पंचायत राज अधिनियम और शेड्यूल एरिया के लिए पी पेशा
अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ये 73 अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन के उपरांत निचले स्तर पर एक और सरकारें बनाने का प्रावधान करता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा केंद्र में सरकारें बनती है और राज्यों में सरकारें बनती है। उस निर्वाचन आयोग के जब इलेक्शन होता है तो सरकारें बनती है, केंद्र सरकार बनती है, राज्य सरकार बनती है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग के तहत जो 73 संविधान संशोधन का आर्टिकल 243 का के, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की व्याख्या है, यानी ये निचले स्तर पर एक और सरकार बनाने की बात करती है और 11वीं अनुसूची पर काम करती है, और राज्य सरकार 7वीं अनुसूची पर काम करती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग यहाँ के मुखियाओं को, जिला परिषदों को और प्रमुखों को अपने अधीन पंचायती राज मंत्रालय के अधीन एक स्टाफ के रूप में रखा है। यह तो संघीय ढांचा का पूरा उल्लंघन, क्योंकि संघीय ढांचा का मतलब है आपने इलेक्शन किया, यानी एक सरकार है, स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर एक सरकार बन चुकी है, उसको 11वीं अनुसूची पर बनाने का अधिकार है, पूरा वित्तीय पावर उसको लेने का अधिकार है, लेकिन डायरेक्ट हमला कर रही है। और ऐसे स्थिति में केवल वन नेशन और वन इलेक्शन पर संघीय ढांचा का केवल आरोप लगाना ये सही नहीं है। इसीलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि नेताओं से, सब पहले तो आप संविधान सब पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद आप विधानसभा सब में पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रणाली में क्या सुधार किया जाना चाहिए? ये सबसे अच्छा मुद्दा है आज के समय में। यदि वन राष्ट्र, वन नेशन, वन इलेक्शन की जब बातें हो रही है, तो आज यदि देश की स्थिति इस स्टेज में पहुंची, एक समय TN सेशन भी था जो चुनाव के मुद्दा में सबसे अच्छा मतलब कानून बनाया था उसने, तो आज निर्वाचन आयोग को समझना चाहिए कि 78 इयर्स की समीक्षा करना चाहिए निर्वाचन आयोग को, क्योंकि निर्वाचन आयोग से पूरा शासन तंत्र गाइड हो सकता है। हमारे पास 22 साल करीब बचे हुए या 24 साल बचे हुए, 100 साल पूरा होने में, आजादी का 100 साल। इन आजादी का 100 साल में हमें बहुत अभूतपूर्व काम करना है, तो निर्वाचन आयोग को अभूतपूर्व काम करना होगा। स्वायत्त शासित संस्था है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, भारत सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार के अधीन भी नहीं है। इसको यह काम करना चाहिए कि यदि भारत का संविधान, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, तो इसको सुनिश्चित करना होगा। अर्थात जनप्रतिनिधि यदि गलत कानून बनाता है, असक्षम है, तो रिकॉल करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को बनवाना चाहिए, सिफारिश करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो कुछ नहीं कर पाया, कानून नहीं बना पा रहा है, केवल योजना है, क्योंकि वो विधि बनाने के लिए भेजे, वो सही नहीं है, तो रिकॉल करने का अधिकार आप जनप्रतिनिधि हमको हटा दीजिए, ये होना चाहिए। तीसरा एक पहलू है इसमें, वन नेशन वन इलेक्शन के स्थान पर यदि हम निर्वाचन आयोग का हम बातें करें, तो निर्वाचन आयोग के सामने तो एक चुनौती और भी है जिसको उसको समझना चाहिए। आज के समय में जनता सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, तो उसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई ऐसे कानून हम बनाएं कि ब्यूरोक्रेट्स और न्यायपालिका सारे जनता के प्रति उत्तरदायी बने। इसमें भी सुधार की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि तभी पहले भी मैंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिलता है गरीबों को। जमीन अधिग्रहण होता है, जमीन अधिग्रहण के केवल में कोर्ट में यदि जाते हैं तो उनके पास, हमारे पास पैसा नहीं होता है। इसलिए आज के समय में हमें वो भी चाहिए कि यदि हम निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसमें भी उनको सुधार करना चाहिए। दूसरा, विधि के समझ समता का अधिकार हमारे इस संविधान ने दिया है। हाल फिलहाल में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर की बातें आई है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के स्थान पर निर्वाचन आयोग को यह काम उठाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ पाए, चाहे क्षेत्रीय दल के रूप में हो या एक आम आदमी हो। आज के समय में राजनीतिक दलों के पास इतना ज्यादा पैसा है, कंपनियां देती है या चंदा के द्वारा वो देते हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपए है। कोई 2 करोड़ खर्च करता है जो दिखता नहीं है, कोई 5 करोड़ खर्च करता है, तो विधि के समझ समता कैसे हो गया? यदि आज हम रियांश जी या मैं खुद लड़ने चाहूं तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो निर्वाचन आयोग ने या भारत सरकार ने क्या कानून बनाया कि विधि के समझ समता का अधिकार, मैं भी राजनीतिक दलों के समानांतर मैं भी खड़ा हूं, मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूं? क्योंकि उनके पास तो ज्यादा पैसा है। तो निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि पैसा का जो खेल है वो पूरी तरह न्यून हो, पैसा खर्च ना हो इस लोकतंत्र चुनाव में। आपको वो व्यवस्था करना होगा
कि आने वाला समय में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें पैसा का फ्लो राजनीतिक दलों के द्वारा ना किया जाए, तभी आप निष्पक्ष लोकतंत्र की बात कर पाएंगे, विधि के समय समता की बात करेंगे। दूसरा क्या है आज के समय में, चौथा, कार्यकर्ताओं को आप कार्यकर्ता बनाने के चलते निष्पक्ष नहीं होता है। भले ये लोगों को लगे कि ये निष्पक्ष लोकतंत्र, बिल्कुल गलत। आप एक कार्यकर्ता को सालों साल तक विधायक निधि से उसको पैसा देते हैं, लोकसभा का सदस्य, सांसद निधि से उसको आप पैसा देते हैं, आप परमानेंट उसको अपने कार्यकर्ता बना लिए हैं और हर महीना कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, तो आपके लिए तो परमानेंट मतदाता हो गया ना। तो परमानेंट मतदाता आप यदि बना तो निष्पक्ष लोकतंत्र कैसे हो? वो तो आपको वोट देगा ही। आज के समय में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जो कार्यकर्ता बनाने का जो प्रोसेस है राजनीतिक दलों के द्वारा, ये निष्पक्ष नहीं है, ये पक्षपात है। एक अपना परमानेंट पैसा दे करके बनाए जाने वाले लोगों को एक तरफ गुट बना रहा है, ये गुटबाजी है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, यदि इस पर निर्वाचन आयोग यदि काम करेगा तो ये लोकतंत्र में जनता के लिए और जनता का द्वारा जो शासन है, ये एक्चुअल में हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो संविधान के अनुसार हमें लगता है कि ये यही होना चाहिए फ्यूचर में। यदि हम ऐसे ही करते हैं तो आपस में भाईचारे की भावना, एक भाई भाई के बीच में लड़ेगा, बहन माँ बाप बेटी सबों के बीच में, क्योंकि राजनीतिक दल उन्हें अपना कार्यकर्ता बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा राजनीतिक दलों के पास में ये उसकी बहू कहीं और है, उसका भाई पति कहीं और दलों से लड़ रहा है, तो आपस में तो लड़ाई होगा। तो आप उसके बाद बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा है। राष्ट्रीय एकता का और अखंडता को देशवासियों से खतरा नहीं होता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को यदि कोई सुनिश्चित करता है वो बंधुत्व की भावना है। संविधान में भी यही लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बनाए रखना है। लेकिन राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस भावना को कुठाराघात कर रहा है। आज बंधुत्व की भावना खंडित हो रही है। देश में भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है, जातिगत अंतर है, सांप्रदायिकता अंतर्गत, धर्मगत अंतर्गत, हम कई धर्मों के लोग हैं, कई जाति संप्रदाय कई लोग हैं। तो ऐसा स्थिति में यदि आप एकजुटता की बात करेंगे तो इन समूहों के बीच में बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित करना होगा। आपका न्यायिक व्यवस्था ऐसा लगे कि सबके लिए है, सबके लिए, अमीर और गरीब। दूसरा, एजुकेशन, आपका एक समान एजुकेशन क्यों नहीं? एक कहीं सीबीएसई कहीं हो रहा है, एनसीईआरटी कहीं हो रहा है। पैटर्न, एक पैटर्न बनाइए एजुकेशन को, एक हेल्थ स्वरूप, अमीर भी उसी हॉस्पिटल में करेगा, गरीब भी वही हॉस्पिटल, एक समान कीजिए। न्यायिक व्यवस्था अमीरों के लिए भी वही होना चाहिए, गरीबों के लिए, यानी सारी की सारी चीजों में आपको एक समान यदि हम लाएंगे तो आज़ादी का 100 साल में हम आत्मनिर्भर भारत और स्वर्णिम भारत हम बना पाएंगे। अन्यथा 100 साल के बाद भी राजनीतिक दल तो अमीर हो जाएंगे, नेता अमीर हो जाएंगे, लेकिन आम जनता अमीर नहीं होगा। ऐसा ही शोषित और दबे कुचले रहेंगे। ऐसा स्थिति में हमें आज के समय में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ना करके कई और चीज़ों पर बदलाव करने की जरूरत है, जिससे लगे कि ये लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए है। यदि निर्वाचन आयोग को या प्रधानमंत्री या जो भी मंत्रिमंडल है, कानूनी विद को लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से यदि भारत का संविधान की उद्देश्य का प्राप्ति होती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। लेकिन उसको समीक्षा करना होगा कि भारत का संविधान का उद्देश्य का, जिसमें लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, रोजगार अवसरों में समता का अधिकार देने के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, यदि इस 1 नेशन 1 इलेक्शन से यदि सही होता है तो आप इसको कीजिए। अगर नहीं होता है तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन एक जुमला केवल है। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आज आपके समय जो चुनौतियां हैं इस पर आप फोकस कीजिए। हम तो प्रधानमंत्री से लेके राज्य के सरकारों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकारों को भी हम करेंगे। हमने 78 ईयर्स देखा है आज़ादी का। इन आज़ादी के 78 ईयर में अब तो हमको समझना चाहिए कि देश को किस दिशा की ओर लेके जाना है। ये देश हमारा है, हम सबका है।
इसलिए हमको इस पर और बुद्धिजीवियों को भी हम आग्रह करेंगे कि ये राष्ट्र आपका है, ये संविधान आपका है, इसके प्रति आप वफादार बनिए, इसको सही रूप से सही लोगों को चुन के भेजिए। अगर सही लोगों को चुन के नहीं भेजेंगे तो संविधान भी दोषपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये संविधान में कुछ अनुच्छेदें केवल 395 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद एक निर्जीव वस्तु है, ये तो वस्तु है संविधान। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिसको आप चुन के भेजते हैं। लेकिन यदि आप हणिया, दारू, मुर्गा, मछली 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये से यदि आप चुन के भेजेंगे तो ये संविधान लागू नहीं होगा। तो हमें लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कहीं और चीज़ों पर ध्यान को आकृष्ट किया जाए, कहीं और चीज़ों पर हमारा ताकत को लगाने की ज़रूरत है। तिसिंग नन प्रेस कॉन्फ्रेंस रे समय हमके लगेडे ओंडो हो समाज लाइफ रे ओंडो एनलो तमस्कल ही रे जुड़ावलन लगेडे इचा करके बांध विरोधी संग्रहण सचिव महोदय ओंडो समस्त सदस्य को ऐसो सुपुरे धन्यवाद। नन वन नेशन वन इलेक्शन विषय रे सुपुरे उसाल विशाल तन बेन जगर केडेते ऐसो पूरे तुरंग देशवासी को मेडबेन तेताके लेका दाना ऐसो सुपुरे धन्यवाद। सबको जोहार। जोहार।